नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ाऊँ जो कि आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और टोटल आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये आपका जो है सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है यूपीएससी और नीट जल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपका जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट नंबर 3, और इसमें आपका ओनली क्वेश्चन आंसर है विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 M3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। The two correct answer option number 1, 2, 3, 4. Emoluments and allowances of the President of India, salaries and allowances of the Chairman of the Council of the State, salaries and allowances of the Speaker of the House of the People, and the pension payable to or in respect of judges of any High Court. ठीक है, तो आपका चारों सही है। तो which of the following expenditure are charged on the Consolidated Fund of India? तो emoluments and allowances of the President of India, salaries and allowances of the Chairman of the Council of the State, salary and allowances of the Speaker of the House of the People, and the pension payable or to or in respect of judges of any High Court. Question 3 है the Chief Election Commissioner of India can be removed from office during his tenure. तो 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है, by the President on the basis of resolution passed by the Parliament by 2/3 majority. ठीक है, तो the Chief Election Commissioner of India can be removed from office during his tenure. ठीक है, तो by the President on the basis of resolution passed by the Parliament by 2/3 majority. ठीक है, क्वेश्चन आपका 4 है which of the following given below are correct, which of the statement given are correct। तो 4 का ऑप्शन बी only 2 is right। ठीक है, तो no members of a state legislative assembly shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature। ठीक है, तो ये आपका सही है। बाकी the speaker immediately vacates his office whenever the state legislative assembly dissolve, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका सेकंड सही है। नो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर, आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी सेकुलर स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्टली मैच है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो सेकुलर स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये आपका सही है। रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इट्स हेरिडेटरी मोनार्क, ये आपका गलत है। सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द पीपुल्स विल, ये आपका गलत है। और डेमोक्रेटिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुप्रीमेसी ऑफ अनदर कंट्री, आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी आर करेक्ट। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 and 4 आर राइट। ठीक है, तो सैलरी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपका चौथा भी सही है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 और 4 आपका सही है। तो सैलरी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका जो है सही है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। ठीक है, और आपका पहला दूसरा गलत है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 गलत है। वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट रिमेन्स वैलिड फॉर 6 months, दोनों आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है द पर्पस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल। द पर्पस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वेर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर राइट। 1, 2, 3 आपका सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वेर included in the terms of reference of the second commission on central state relation set up by the government of India, interlinking of rivers, devolution of powers and autonomy to panchayati raj institution and freeing interstate trade।
क्वेश्चन 9 है आपका, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन। तो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस्ड ऑन, तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर देयरफॉर। ठीक है, तो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर देयरफॉर। क्वेश्चन 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आ रहा है, तो 10 का ऑप्शन नंबर है ओनली वन इज राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स constitutes consultative committees of members of both the houses of parliament, and the main purpose of these committees is to provide a forum for formal discussion between the government and the members of parliament on policies and programs of the government। 11 है, लिस्ट 1 आपका आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और लिस्ट 2 आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3124। ठीक है, 3124 आपका सही है। तो आर्टिकल 20 आपका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, आर्टिकल 30 आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आर्टिकल 16 आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट, आपका आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आपका चारों सही है। आर्टिकल 20 रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, आर्टिकल 30 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 15 आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैं पा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो आपका 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2, नहीं आपका 1 सही नहीं तो आपका 2 सही है। तो इन द लोकसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। और इन द राज्यसभा ए मैक्सिमम 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका गलत है, दोनों से गलत है। जो मैं 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द jurisdiction of the interstate council, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, adjudication, तो adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of water of any interstate river or river valley। ठीक है, ये आपका jurisdiction of the interstate council से इसको बाहर से एक्सक्लूड है। ठीक है, तो adjudication of any dispute or complaint with respect to use distribution or control of water of any interstate or river valley। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कंसीडर द फॉलोइंग ड्यूटीज, तो कंसीडर द फॉलोइंग ड्यूटीज, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 है। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपका गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, 14 का टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 15 का ऑप्शन नंबर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे, ऑप्शन नंबर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। 16 नंबर है, assertion original, the assertion ये कह रहा है the government cannot be liable for the torts committed by its servant, origin आ रहे it was affirmed by the Supreme Court that if injury is caused to any citizen in consequence of negligent act of government servant, the government cannot claim sovereign immunity। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, the government cannot be held liable for the torts committed by its servant, ये आपका गलत है। It was affirmed by the Supreme Court that if injury is caused to any citizen in consequence of negligent act of government servant, the government cannot claim sovereign immunity। ठीक है, ये आपका सही है। तो 17 नंबर, which of the following features are contrary to the norms of federal polity, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2। ठीक है, आपका दोनों सही है। ठीक है, तो which of the following features are contrary to the norms of federal polity, तो कॉमन ऑल इंडिया सर्विस एंड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ठीक है, तो कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। कुछ में 18 आपका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 18 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो आपका लिस्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और लिस्ट 2 में आपका प्लॉट सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर सी 4321।
तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ये आपका है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ। 57th अमेंडमेंट एक्ट ये आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 61st अमेंडमेंट वोटिंग एज रिडक्शन और 65th अमेंडमेंट एक्ट ये आपका है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ है। 57th अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। 61st अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज रिडक्शन एंड 65th अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 2019 है द फंडामेंटल राइट्स स्टेटमेंट 1 है द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल अगेंस्ट इन्क्रोचमेंट बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 है द फंडामेंटल राइट गारंटीज द राइट ऑफ द सिटीजन ओनली। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल अगेंस्ट इन्क्रोचमेंट बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका सही है। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड द राइट ऑफ द सिटीजन ओनली, ये आपका गलत है। 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर राइट। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, he shall not be liable for further office either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। बट 21 आपका है which one of the following is not, so which one of the following is not within the purview of the functions of a state public service commission। तो 21 का ऑप्शन सी कंसल्टेशन इन रिलेशन टू रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो which one of the following is not within the purview of the function of the state public service commission। तो कंसल्टेशन इन रिलेशन टू रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ये आपका गलत है। ठीक है, और बाकी आपका सही है। कंसल्टेशन रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस सही है। कंसल्टेशन रिलेशन टू प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, ये आपका सही है। कंसल्टेशन इन रिलेशन टू डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट, आपका सही है। 22 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 and 2 आर राइट। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपका सेकंड से द इम्पीचमेंट चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मे बी प्रिफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपका सेकंड 1 and 2 आर राइट एंड थर्ड इज राइट। आपका तीसरा गलत है। फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट votes of 2/3 of the members of the house present and voting are required। क्वेश्चन का 23 है writ of prohibition। तो writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Court which, तो 23 का ऑप्शन बड़ी prohibits a caste judicial authority from proceeding with a case। तो writ of prohibition in an order issued by the Supreme Court or High Court which prohibits a caste judicial authority from proceeding with a case। 24 है which of the following statement with respect to the judiciary in इंडिया करेक्ट। 24 का ऑप्शन नंबर सी ओनली 1, 2, 3 आर राइट। ठीक है, तो अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर द यूनियन एंड वेल एज द स्टेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 25 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 इज राइट। ठीक है, तो the preamble of the Constitution of India can be amended by the Parliament up to any state bearing its features। ठीक है, तो आपका ये सही है और बाकी आपका जो है गलत है। ठीक है, the preamble can be amended only by a special majority of the Parliament and ratification by legislature of half of the state, ये गलत है। The preamble has no role to play in the interpretation of any provision of the constitution, आपका गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका मॉक टेस्ट नंबर जो है 4 करेंगे। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।